हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी उर्वशी आप सभी के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए लेके आए हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज जो जिसका क्विकली एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपना एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। सो हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है। हम आज एमएसएन की एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसे अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोल रहे हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पहले सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हमें ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आपको मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो देखिए, हमारी ये टॉपर्स की लिस्ट है आप लोगों के सामने। ये हम साफ प्रूफ कर रहे हैं आपको कि हम लोग हमारी प्रैक्टिस हमारे साथ के साथ इन लोगों ने जिस तरीके से हमारे 2025 के टॉपर्स ने अपने गोल्स को अचीव किया था, इसी तरीके से आप भी अपने गोल्स को अचीव कीजिए। आइए साथ मिलकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों के लिए हम लोगों ने आरंभ बैच भी लॉन्च किया है, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट की लिमिटेशंस नहीं है। जो भी कोई भी इंसान, जो भी पर्सन है स्टूडेंट, जो एम्स यूपी या एमपी या आरयूएचएस या एचएनबीयू या ऑल स्टेट, सभी स्टेट के जो भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पोस्ट बेसिक या एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, वो हमें ज्वाइन कर सकता है, हमारी क्लासेस ले सकता है। बाकी हम आपको क्या क्या इस आरंभ बैच में हम लोगों ने आपके लिए क्या क्या फीचर्स दिए। हमने आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी है, टेस्ट सीरीज दी है, हमने आपको मॉडल पेपर्स दिए जिससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा आपको, हर एक चीज का अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। आपकी सारी क्यूरीज सॉल्व की जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे जिससे आपके जितने डाउट्स होंगे वो सब क्लियर किए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस आ रहे कैसे आते हैं। तो और फिर सबसे बड़ी बात, फर्स्ट टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री है। तो आप जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कीजिए और अपने खुद को सेल्फ एनालाइज कीजिए, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो दुगनी हो जाए। ठीक है। सो अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर इज। अर्लीस्ट साइन, अपन क्या कह रहे हैं, अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। जब आईसीपी बढ़ जाएगा तो उसका सबसे पहला साइन क्या आएगा, सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? तो आईसीपी क्या चेंज होगा इसका? चेंज होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का लेवल चेंज होगा। क्योंकि जो आईसीपी है वो जब बढ़ेगा तो वो पेशेंट की कॉन्शियसनेस का साइन होता है। ठीक है, वो जो चेंज होती है, जैसे कंफ्यूजन। ठीक है। जब भी आईसीपी बढ़ता है, इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होती है। ठीक है। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होगी, चेंज होगी। इंक्रीज आईसीपी क्या है, सबसे अर्लीस्ट मतलब सबसे पहला साइन होता है। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि क्या होता है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस वजह से पेशेंट में कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ड्राउजीनेस या ड्राउजीनेस देखने को मिलता है। बाकी सभी साइन जो हैं, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया और ये सब क्या है, ये सब बाद में मिलते हैं। ये डायलेटेड पीपल साइन होते हैं जो बाद में मिलते हैं। ठीक है।
अर्लीस्ट साइन हमने बता दिया है, सबसे पहले जो साइन दिखता है, ठीक है। Which electrolyte imbalance is commonly seen in chronic renal failure? क्रोनिक रीनल विच इलेक्ट्रोलाइट, किस इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखा जाता है क्रोनिक रीनल फेलियर में? क्रोनिक रीनल फेलियर में किसका इम्बैलेंस देखा जाता है? क्या बोल रहा है ये? विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन क्रोनिक रीनल फेलियर? क्रोनिक रीनल फेलियर में किस इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखा जाता है? हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सेमिया या हाइपोमैग्नीसिमिया, ठीक है। किसका देखा जाता है? इसमें देखा जाता है हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया जो कि क्या होता है? ठीक है। क्रोनिक फेलियर किडनी पोटेशियम जो होता है ना, कान फिल्टर पोटेशियम। कैलेमिया क्या होता है? हाइपर कैलेमिया देखा जाता है क्योंकि के कैलेमिया किसके लिए डिनोट करता है? के किसको दिखाता है? पोटेशियम को, ठीक है। कैलेमिया पोटेशियम को दिखाता है और जो किडनी है वो फिल्टर नहीं कर पाती पोटेशियम को, तो पोटेशियम क्या होगा? बढ़ जाएगा ब्लड में, ठीक है। पोटेशियम बॉडी में बढ़ जाएगा। हाइपोकैलेमिया क्या होगा? लो पोटेशियम, मतलब क्या होता है कि नॉट कॉमन इन CSF अनलेस, मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर CRF इसमें कॉमन नहीं होता अनलेस पेशेंट इज ऑन डायलिसिस, ठीक है। अगर अपन हाइपर कैलेमिया का एक रियल मतलब बताती हूँ मैं आपको क्यों हुआ। क्रोनिक रीनल फेलियर में किडनी खराब होती है, क्योंकि क्रोनिक रीनल फेलियर, रीनल किसके लिए यूज करते हैं अपन? किडनी के लिए करते हैं। फेलियर हो जाना मतलब कि किडनी का फेल हो जाना, खराब हो जाती है, तो ब्लड सही से फिल्टर नहीं कर पाती है ना। अगर किडनी किडनी खराब हो जाएगी तो किडनी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड फिल्टर करना, तो वो सही से नहीं कर पाएगी, इसलिए पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। पोटेशियम को फिल्टर करने में किडनी को प्रॉब्लम आ रही है, वो पोटेशियम किडनी से बाहर नहीं निकलता है ना, ब्लड में जमा होने लगता है। इस कंडीशन को हाइपर कैलेमिया बोलते हैं, मतलब हाई पोटेशियम, पोटेशियम का लेवल हाई हो जाना। हाई पोटेशियम हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। हार्ट के लिए कौन डेंजरस है? हाइपर कैलेमिया, ठीक है, बहुत डेंजरस होता है। इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, ठीक है इसमें। तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज? ए है हाइपरटेंशन, बी है अरिदमिया, सी है अस्थमा, डी है प्लूरल इफ्यूजन। क्या बोल रहा है ये? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बतानी है आफ्टर MI। MI के बाद जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है क्या होती है? अरिदमिया होती है। अरिदमिया क्या है? एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। MI मतलब हार्ट अटैक है ना। MI मतलब क्या जानते हैं अपन? हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के बाद हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और अरिदमिया हार्ट की धड़कन इरेगुलर हो जाना होता है। अरिदमिया मतलब रिदम खराब हो जाना, अरिदम, रिदम बिगड़ जाना, ठीक है। रिदम क्या होती है? वो जो रिदम चलाता है ना, वो जो हार्ट पंप करता है, लब और डब की वो जो रिदम चलती है, वो रिदम खराब होती है। किसके बाद?
एम आई के बाद, ये कॉम्प्लिकेशन होती है एम आई के बाद की। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस शुड बी मॉनिटर्ड फॉर ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बी स्ट्रोक, सी न्यूमोथोरैक्स, डी पेरिकार्डिटिस। क्या आएगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेशेंट है जिसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, उसे मॉनिटर करना है फॉर, किसके लिए मॉनिटर करना है? किसके लिए? इसका आंसर है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है? डी वी टी, डीवीटी है। ठीक है, इसमें पैर की गहरी वेन में खून का क्लॉट बन जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या हो रहा है कि जो पैर में जो वेन है उसमें जो वेन है उसमें क्लॉट जम जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि क्लॉट टूट कर ब्लड के थ्रू लंग्स में चला जाए। ठीक है, अभी क्या होगा कि अगर क्लॉट वो टूट गया, ठीक है, और वो लंग्स में चला गया, लंग्स में जाके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दे, तो उसे क्या हो जाएगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत डेंजरस होता है, इसलिए डीवीटी में पेशेंट के हमेशा पीई पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, सब सिम्टम्स क्या होता है? सांस, अब लंग्स में कुछ भी जाएगा, ठीक है, तो लंग्स में एस्पिरेशन ही हुआ है एक तरीके से, उसमें क्या होगा? लंग्स में सांस लेने में दिक्कत आएगी, चेस्ट पेन होगा या सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अपने को पेशेंट को क्या देखना पड़ेगा? अपने को क्या ध्यान रखना है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं अपन। Which position is best for a patient with dyspnea? Supine, Trendelenburg, Fowler's position और lithotomy position? Which position, कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है डिस्पिनिया वाले पेशेंट के लिए? डिस्पिनिया मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है जिस पेशेंट को, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्या होती है? या तो उसे पोजीशन दो फाउलर पोजीशन या हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, जिससे क्या होगा? वो सांस लेने में उसे, इसमें क्या होता है, बेड पे 45 डिग्री या 90 डिग्री तक पर्सन बैठ सकता है, हेड अप रहता है ना, और पैर नीचे, मतलब सिर ऊपर रहेगा, पैर नीचे रहेंगे। तो बेस्ट क्यों होती है? लंग्स लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, ग्रेविटी की वजह से डायफ्राम क्या होता है? नीचे हो जाता है। ठीक है, तो सांस लेना इजी हो जाता है। अब बैठेंगे तो डायफ्राम क्या होगा? ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ पुश करेगी, तो क्या होगा? लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड हो पाएंगे। ठीक है, सुपाइन में क्या होगा? सीधा पेट के बल लेटना, है ना, सुपाइन मतलब सीधे लेटना, तो क्या होगा? इसमें लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और डिस्पिनिया और बढ़ सकता है। ठीक है, और ट्रेन ब्लड में क्या होता है? सिर नीचे और पैर ऊपर, ये डिस्पिनिया में खराब कर सकता है, सारे ऑर्गन्स को दबाएगा। ठीक है, लिथोटॉमी मतलब कि पैर ऊपर रखने, डिलीवरी वाली पोजीशन जो होती है, तो अपनी फाउलर या हाई फाउलर जो पोजीशन है वो बेस्ट होती है डिस्पनिया वाले पेशेंट्स के लिए। ठीक है, द एंटीडोट ऑफ फॉर हेपेरिन ओवरडोज, हेपेरिन ओवरडोज की एंटीडोट क्या होती है? विटामिन के, पोटेशियम सल्फेट, नैलोक्सोन या एट्रोपिन? क्या होती है?
सॉरी पोटेशियम नहीं है, सॉरी सॉरी, पोटामीन सल्फेट। पोटामीन सल्फेट क्या होती है? अब हेपेरिन ब्लड थिनर करता है, ठीक है। हेपेरिन जो है वो क्या करता है? ब्लड थिनर है, ठीक है, ब्लड को थिन करता है। ओवरडोज हो जाएगी तो ब्लीडिंग नहीं रुकती, है ना, ब्लीडिंग रुकती नहीं है ओवरडोज में। फिर क्या होगा? एंटीडोट क्या है? प्रोट अमीन सल्फेट। ये हेपेरिन को बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। हेपेरिन को बाइंड करता है, कौन करता है? प्रोटामीन सल्फेट क्या करता है? हेपेरिन को बाइंड कर देता है, जिससे वो जो ब्लड बाइंड कर देता है, जिससे ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं करता, ठीक है। विटामिन के क्या है? वाल्फेरिन एंटीडोट। वेल्फेरिन भी एक एंटीडोट है। विटामिन के ये वेल्फेरिन के एंटीडोट है, विटामिन के जो है, हेपेरिन की नहीं है, ठीक है। और नेलेक्सोन जो है, ये क्या है? ये ऑपोइड ओवरडोज के एंटीडोट है, ठीक है, ये ऑपोइड की है। और ये हार्ट रेट स्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपन। अ बोर्ड लाइक एब्डोमेन इज अ साइन ऑफ। A board like abdomen is a sign of। एक बोर्ड लाइक एब्डोमेन एक साइन है किसका? अपेंडिसाइटिस का, पेरिटोनाइटिस का, कोलिसिस्टाइटिस का, या गैस्ट्रिसिटिस का, गैस्ट्राइटिस का, गैस्ट्राइटिस किसका होता है ये? बोर्ड लाइक एब्डोमेन, ये होता है पेरिटोनाइटिस का, ठीक है। बोर्ड लाइक एब्डोमेन मतलब सख्त, टाइट, लकड़ी जैसा, लकड़ी के तख्ते जैसा हो जाना, मतलब बोर्ड के टाइप में लकड़ी नहीं होती है वैसा हो जाना, टाइट हो जाना पेट, ठीक है। ऐसा हो जाता है, टच करने पे बिल्कुल हार्ड फील होना, पेशेंट को दर्द की वजह से मसल्स गार्ड कर लेती है, ठीक है। ये पेरिटोनाइटिस में होता है। पेरिटोनाइटिस मतलब पेट के अंदर वाली लाइनिंग में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना, जब अपेंडिक्स फट जाती है, फट जाए स्टमक में, अल्सर फट जाए तो कंटेंट पेट में फैल जाता है, इससे बहुत तेज इरिटेशन होती है और एब्डोमेन बोर्ड जैसा मतलब तख्ते जैसा टाइट हो जाता है, ठीक है। लकड़ी का तख्ता नहीं होता वैसा टाइट हो जाना, वो किस में होता है? पेरिटोनाइटिस में। और पेरिटोनाइटिस मैंने बताया अभी आपको क्या होता है। पेरिटोनाइटिस होता है पेट की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसमें या तो इन्फेक्शन हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 8 की बात करें अपन। विच इंसुलिन हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन? ए है रेगुलर इंसुलिन, बी है लिस्प्रो, सी है एनपीएच इंसुलिन, जी है ग्लेरगिन इंसुलिन। कौन सी इंसुलिन फास्टेस्ट ऑनसेट करती है, ठीक है। ये कौन सी होती है? रैपिड एक्शन एक्टिंग इंसुलिन कौन सी होती है? लिस्प्रो। लिस्प्रो जो है वो रैपिड एक्शन इंसुलिन है, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन जो होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, ऑनसेट में उसे 30 to 60 मिनट्स लगते हैं, फास्ट है लेकिन सबसे फास्ट नहीं है, ठीक है। और लिस्प्रो जो है वो क्या है? रैपिड एक्टिंग है, ऑनसेट में से 10 से 15 मिनट लगते हैं, सबसे तेज काम करते हैं, खाना खाने से जस्ट पहले लेते हैं इसे। जो खाना खाने से पहले रेगुलर इंसुलिन लगाते हैं पीपल, वो कौन सी होती है? लिस्प्रो होती है, जो जस्ट खाना खाने से पहले देते हैं। और ये लॉन्ग टर्म इंसुलिन है। The hallmark symptoms
ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इज, क्या होता है? हेपेटोमेगली, पेरिफेरल एडिमा, डिस्पीनिया या एसाइटिस? क्या होता है? हॉलमार्क सिम्टम्स बताना है, मतलब एक सिम्टम बनाना है जो लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाने का सिम्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहले फर्स्टली अपन आंसर देख लेते हैं। इसमें होता है डिस्पीनिया, आंसर ये होता है। ठीक है, हॉलमार्क सिम्टम जो है, जो मेन सिम्टम्स है, किससे अपने को पता चलेगा कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। तो ये कैसे है? लेफ्ट साइड फेल हो जाए तो खून क्या है, लंग्स में भी जमा हो सकता है, जमा होने लगता है, लंग्स पर पानी भर जाता है। ठीक है, जिससे पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था पल्मोनरी एडिमा के बारे में। ठीक है, इसलिए पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी तो क्या होता है? वो डिस्पीनिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन सीओपीडी? सीओपीडी में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखा जाता है? एसिड बेस इम्बैलेंस जानते हैं अपन। ठीक है, तो सीओपीडी में क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें लंग्स में से हवा सही से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो लंग से सही से हवा बाहर नहीं निकलेगी, मतलब सीओपीडी के पेशेंट में CO2 को प्रॉपर एक्सेल नहीं कर पाता। ठीक है, प्रॉपर CO2 को बाहर नहीं निकल पाता, बॉडी में जमा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? CO2 बढ़ने से ब्लड में एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, CO2 के बढ़ने से क्या होगा? ब्लड में एसिड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी पहले आपको बता दूं, जिस अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको हमें ज्वाइन करना है। तो आप जल्दी से जल्दी जाके नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस को डाउनलोड कीजिए, ऐप को, जो कि आपको ऐप या तो यूट्यूब के इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। बाकी आप जाके प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नर्सिंग गुरु क्लासेस को, जिससे आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और जल्दी से जल्दी अपनी जो तैयारी है वो और दुगनी कर सके। जिस तरीके से हम आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो प्रीवियसली रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं हम आपके साथ। बाकी आप जल्दी, हम आपको स्टेप वाइज बता देते हैं कैसे आपको हमें ज्वाइन करना है। पहले आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है ऐप को, देन यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम में से आपको, तो मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा, सो यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम और आपके सामने आ जाएगा आप कौन सा बैच है। आपका आरंभ बैच है, जो कि आप पोस्ट BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो आप लोगों को चीजें और क्लियर, कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सकेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग अ सीजर इज, सीजर के टाइम पे जब सीजर आते हैं, दौरे आते हैं, तब प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है? क्या होता है? सबसे पहले इंसर्ट
टंग ब्लेड नहीं करना, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं, मेंटेन एयरवे एंड सेफ्टी, गिव वाटर इमिडिएटली। वाटर नहीं देना है क्योंकि वो एस्पिरेट कर सकता है वाटर को, वाटर लंग्स में जा सकता है। इससे अच्छा आपको सेफ्टी और एयरवे को मेंटेन करना है, उसकी सेफ्टी की वो कहीं से उसे हार्म ना हो, ठीक है, उसके कहीं लग नहीं जाए। सीजर्स के टाइम में सबसे पहले चोट से बचाना होता है और सांस लेने का रास्ता क्लियर करना होता है, ठीक है। सेफ्टी में पेशेंट को बेड से गिरने मत दो या आसपास की चीजें हटा दो जिससे वो खुद को हार्म ना कर सके। और हेड के नीचे क्या करो, सॉफ्ट पिलो लगा दो। और एयरवे में क्या करो, पेशेंट को साइड में रख कर दो ताकि सलाइवा या वॉमिट लंग्स में ना जाए, ठीक है। सांस चलती रहे, ये देखो, ठीक है, ये सब चीजें अपने को मेंटेन करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल मूवमेंट? फेशियल मूवमेंट के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? कौन सी होती है ये? ये होती है फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल मूवमेंट के लिए अपनी होती है फेशियल नर्व, ठीक है। टोटल क्रेनियल नर्व अपने को पता है टोटल 12 क्रेनियल नर्व होती है, जिसमें जो 7th क्रेनियल नर्व है वो है फेशियल नर्व। तो वो फेशियल नर्व जो होती है वही फेस के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती है। A patient with Addison's disease commonly present with पेशेंट है जिसके एडिसन डिजीज है, कॉमनली उसमें क्या देखा जाएगा, ठीक है। एडिशन डिजीज कॉमनली प्रेजेंट होना, एडिशन मतलब एडिशन डिजीज में क्या होता है, प्राइमरी एडर्नल इनसफिशिएंट होता है, एडर्नल, ठीक है। मतलब एड्रेनलिन ग्लैंड जो है, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बनना बंद कर देता है, ठीक है। होलमार्क में अगर अपन देखें तो कॉमनली प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ये होता है हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन काली पड़ने लग जाती है, ठीक है। खासकर कहाँ पे, मुंह कोनी में ये बहुत ज्यादा ब्लैकिश हो जाती है, ठीक है, काली पड़ने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज ए स्ट्रेस, बी एच पायलोरिक इन्फेक्शन, सी फैटी डाइट, डी स्मोकिंग ओनली। तो फर्स्ट अगर अपन कॉमनली देखा जाए तो बाकी सब रिस्क फैक्टर हैं। एच पायलोरिक इन्फेक्शन जो है वो मेजर कॉज होता है किसका, हाई पेप्टिक अल्सर डिजीज का, ठीक है, पेप्टिक अल्सर का। 70 to 90% केस देखे जाते हैं एच पायलोरिक इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द ईसीजी चेंज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। The ECG change is characteristics of myocardial infarction. A. Peaked T wave. B. ST elevation. C. Short PR interval. D. Flat P wave. सॉरी। तो इसका आंसर होता है विच
ईसीजी चेंज दिखता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में ईसीजी का क्या मतलब ईसीजी में क्या एलिवेशन क्या दिखता है ईसीजी में, तो क्या दिखता है, एसटी का एलिवेशन दिखता है। ठीक है। एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है, ईसीजी पर एमआई का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है। इसको एस टी एम आई बोलते हैं। ठीक है, एस टी एलिवेशन इन, इसको कैसे याद रखते हैं, एस टी ई एम आई, इसको ऐसे याद रखते हैं। आप याद रखना, जब भी एम आई का कैरेक्टरिस्टिक होगा ईसीजी में देखेंगे तो क्या करेंगे, एस टी का एलिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं अपन। द बेस्ट साइट फॉर auscultation of the mitral wall is, the best site for auscultation of mitral wall is, बेस्ट साइट कौन सी होती है ऑस्कल्टेशन मिट्रल वॉल की, मिट्रल वॉल की ऑस्कल्टेशन की बेस्ट साइट होती है, देखो, सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, या एपेक्स ऑफ हार्ट, या सिजोफॉइड प्रोसेस, कौन सी होती है, ये होती है एपेक्स ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का एपेक्स मतलब, एपेक्स किसे बोलते हैं, मिट्रल वॉल की सबसे बेस्ट एपेक्स ऑफ होती है। एपेक्स कहाँ होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, जो मिड कैलिकुलर लाइन पर होती है, लेफ्ट निपल से थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, या यहीं पर पीएमआई मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स भी फील होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ बटरफ्लाई रैश, ए cirrhosis, B systematic lupus erythematosus, C scleroderma, D dermatitis। इसका आंसर है बटरफ्लाई रैशेस। कौन सी कंडीशन एसोसिएटेड होती है बटरफ्लाई रैशेस से, कौन सी होती है, सिस्टमेटिक ल्यूपस इथमेटोसस। ठीक है, बटरफ्लाई रैश का मतलब होता है मतलब मलार रैश को बोलते हैं। ठीक है, मलार रैश में SLE, ठीक है, SLE, ठीक है, SLE का हॉलमार्क होता है, कैसा दिखता है, नाक के दोनों तरफ गले पर लाल रैशेस होना, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे पंख। ठीक है, पंख लगता है नाक ब्रिज के काम में, मतलब नाक के दोनों तरफ हो जाना इधर की साइड, तो बटरफ्लाई जैसा दिखने लग जाता है। ठीक है, इसलिए बटरफ्लाई रैशेस बोलते हैं। ठीक है, द प्रायोरिटी ट्रीटमेंट फॉर टेंशन न्यूमोथोरेक्स इज, ए ऑक्सीजन थेरेपी ओनली, बी एंटीबायोटिक्स, सी निडल डिकम्प्रेशन, डी चेस्ट फिजियोथेरेपी। क्या होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट बताना है टेंशन न्यूमोथोरेक्स के लिए। टेंशन न्यूमोथोरेक्स के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा, निडल डिकम्प्रेशन। निडल डिकम्प्रेशन क्या होता है,
प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। प्राथमिक उपचार, ठीक है, ये एक इमरजेंसी है, ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। जानलेवा मतलब इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें क्यों प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या है, निडल डिकम्प्रेस इमिडिएटली किया जाता है, ये 16 या 14 गैस के बड़ी निडल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिडल मिड कैलकुलर में लाइन पर अफेक्ट साइड में डाली जाती है, जिससे हिस की आवाज आएगी, तो प्रेशर रिलीज होगा, ठीक है। ये एक्सरे का वेट नहीं करता, ठीक है। अगर सॉरी, ठीक है, निडल डिकम्प्रेशन के बाद चेस्ट ट्यूब लगाना डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है न्यूमोथोरैक्स। अब न्यूमोथोरैक्स एक बार देख ले, टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है कि जो प्लूरल कैविटी होती है ना, उसमें हवा बढ़ जाती है और निकल नहीं पाती, बाहर नहीं निकल पाती, जिससे क्या होता है ना, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हार्ट और दूसरे लंग्स को दब जाते हैं और पेशेंट को कुछ मिनट्स में मर भी सकता है, मतलब इतना प्रेशर बढ़ जाता है उसमें। तो इसमें क्या करते हैं, निडल डिकम्प्रेशन में क्या करते हैं कि एक 16 या 14 की गेज क्या करते हैं, बड़ी निडल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में डालते हैं, ठीक है। डाल दो और हिस की आवाज आएगी, जिससे क्या होगा, प्रेशर रिलीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं अपन। अ पेशेंट विथ hypothyroidism is likely to have a tachycardia, b weight loss, c cold intolerance, d hyperactivity, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयड हाइपोथायरॉयडिज्म की क्या होता है, मतलब थायराइड हार्मोन कम बनना। थायराइड हार्मोन का बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म का स्विच होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब कम हो जाएगा तो बॉडी स्लो हो जाती है, बॉडी की मैकेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म का ही कॉमन साइन क्या होता है, हाइपो मतलब कम हो जाना, हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना। तो हाइपो में क्या होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है, कोल्ड को सहन नहीं कर पाएगा हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म में वेट लूज नहीं होता, वेट गेन होता है, ठीक है। और पल्स रेट भी स्लो हो जाती है, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी तो कैसे करेगा, हाइपर एक्टिविटी भी लो हो जाती है, लिथार्जी होती है, इस पे हाइपो एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब कोल्ड नहीं सहन कर पाएगा वो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट्स रीनल डिसफंक्शन, लो क्रेटेनिन, इंक्रीज सीरम क्रेटेनिन, लो पोटेशियम या इंक्रीज हीमोग्लोबिन। विच लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट करती है रीनल डिसफंक्शन, रीनल डिसफंक्शन को कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट करती है, क्या करती है, कौन सी वैल्यू करती है, ये करती है इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन। क्या होगा, क्रेटिनिन का लेवल सीरम में बढ़ जाए, ठीक है। किडनी डिसफंक्शन की बात करते हैं, रीनल डिसफंक्शन की बात करते हैं, तो रीनल डिसफंक्शन मतलब किडनी खराब होना। किडनी का क्या काम होता है कि ब्लड में से, खून से वेस्ट को फिल्टर करना। क्रेटिनिन का क्या है, क्रेटिनिन क्या है, मसल से बनता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। नॉर्मली किडनी जो है इसको यूरिन के थ्रू निकाल देती है,
और अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा कि किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, तो क्या होता है, क्रिएटिनिन खून में बढ़ जाता है, जमा होने लगता है, जिससे क्या होता है, सीरम में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। यही तो पूछ रहा है वो, क्या इंडिकेट करेगा वो। ठीक है। हमारे ये आज एमएसएन फर्स्ट की भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हमने। जिस सीरीज में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको ये स्पीड और ज्यादा बेटर मिल रही है आपको। ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे से स्पीड अप हो सके, तो आप जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, हम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ओके बाय।